हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्सर क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। नाइन्सर क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे सीटेट के क्रैश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्रैश कोर्स में मैं आपको हिंदी के 100 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट जो है बार बार सीटेट की परीक्षा में रिपीट होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो परीक्षा आपकी जो है बहुत ही अच्छी होगी। तो आज के ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जो है पेन और कॉपी साथ में ही लेकर बैठिएगा। जो भी चीज़ें आपको नहीं आती उनको एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और बाकी चीज़ें बस आपको यहाँ पर समझना है। कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर बिल्डअप करना है खाली। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक अच्छे स्टूडेंट की ये विशेषता होती है कि जब भी उसे कुछ अच्छा सिखाया जाता है तो उसको जो भी अच्छा लगता है वो उसको ज़रूर से नोट कर लेता है, ताकि वो उसको रिवीजन कर पाए और परीक्षा में फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अब यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक बेस्ट ऑप्शन छांटना है। अब यहाँ पर देखिए आपको किसी भी तरीके की रटने वाली चीज़ों से परिचित नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि सीटेट की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा होती है जहाँ पर आपके माइंड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कोहलर के सुल्तान की भांति व्यवहार करना चाहिए। कोहलर के सुल्तान की भांति अगर व्यवहार करेंगे तो इन 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा इसको छांटने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। और अगर आप थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह व्यवहार करेंगे तो ये चारों ऑप्शन में आप घूम जाएंगे, ठीक। तो आपको सीटेट की परीक्षा में जो आपका कोहलर का सुल्तान है, जो कोहलर का सुल्तान था चिंपैंजी, इसकी भांति व्यवहार करना है। तो आप यहाँ पर सोचिए कि आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं। भाषा शिक्षक का मतलब है लैंग्वेज के टीचर हैं। आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, तो इनमें से आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? क्या बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, या फिर बच्चों को भाषा को संचार साधनों से प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना? ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि जब आप एक टीचर बन के जाएंगे तो वो आपकी एक बहुभाषिक कक्षा होगी। अब इस कक्षा में आपको अपने जो शिक्षण की पद्धतियां हैं, अपनी जो रणनीतियां हैं, इस तरीके से सेट करनी पड़ेंगी कि प्रत्येक बच्चा जो है, जो आप उसको सिखा रहे हैं, उसको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। आप किसी एक बच्चे को देखकर वहां पर अपनी रणनीति नहीं बना सकते, आप किसी दूसरे बच्चे को देखकर नहीं बना सकते। आपको जितने भी कक्षा के बच्चे होंगे उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, ताकि हर बच्चे को जो चीज़ आप समझा रहे हैं वो चीज़ समझ में आए, ठीक। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये तो देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये कहीं से भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रटने पर आपका कभी भी जोर नहीं दिया जाता है, ठीक है। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये सही है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी सही है, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। लेकिन कहीं से भी कंठस्थ करना, जो वर्णमाला को कंठस्थ करना है, ये कहीं से भी इसमें नहीं आता है, ठीक है। अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपसे अगेन कहूँगी कि यहाँ पर आप कितना भी रट के चले जाएं, परीक्षा में पास नहीं होंगी। आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको रटने पर जोर नहीं देना है। नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल दूर रहिए। नेगेटिव जो आपके यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं उनको आपको पहले ही रिजेक्ट कर लेना है, ठीक है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बताइए इनमें से आप कौन सा सही करेंगे भाषा शिक्षण के संदर्भ में? तो आपका भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो यही है कि भाषा शिक्षण में केवल और केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। ये आपका गलत है। केवल भाषाई शुद्धता पर बल नहीं दिया जाता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम जो है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, ये गलत है। पहले तो बोलना कौशल पर बल देता है। भाषा शिक्षण का जो संप्रेषण परक जो उपागम है ये आपका संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। किस पर? कुशलता पर, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी सीटेट की परीक्षा में बनते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। अगला देखिए, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। बड़ों के बीच एक विदेशी, जैसे अगर इंडियंस के बीच में एक विदेशी आ जाए तो थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का लगता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि बच्चा जो है बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, या फिर बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो एक बच्चा जो है बड़ों के बीच में विदेशी की तरह होता है। इसका मतलब है बच्चा जो है अपनी भाषा का प्रयोग करता है, अपनी भाषा में बोलता है, जिससे बच्चे जो आपके जो बड़े लोग हैं वो समझ नहीं पाते, सही नहीं समझ पाते। यही एक बच्चा जो है बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। आप लोग देखिए बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर हाइड करके रखा हुआ है। ठीक, तो आपको यहाँ पर अपना माइंड लगाना ही पड़ेगा। भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाओं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। इनमें से आप बताइए कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ किस लिए होती हैं? तो ये विभिन्न प्रकार की जो भाषाई संरचनाएं हैं और जो चिंतन विकास इनकी संभावनाओं के लिए होती हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। देखिए अब आप यहाँ पर खेल देखिए, आपको यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगानी। मैं अगेन कहूँगी आपको यहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। अगेन मैं कहूँगी क्या करना है, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। जैसे जो आपका कोहलर का सुल्तान था उसने यहाँ पर क्या अपनी सूझ का, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था, ऐसे ही आपको करना है यहाँ पर। क्या आप कभी भी ये कह सकते हैं कि पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है? ये तो कतई आपका जहर है ना। आप जैसे कहते हैं कतई जहर है, बिल्कुल गलत है ये। तो सभी कौशल जो है एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ये आपका देखिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि जो भाषा के कौशल होते हैं, भाषा कौशलों के आपका जो है कौन सा कथन सही होगा? भाषा के जो कौशल हैं वो क्या होते हैं? ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। आप इनमें से कौन सा सही करेंगे? प्रत्यक्ष विधि की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी? प्रत्यक्ष विधि की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में इसमें भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण किया जाता है। किसकी? स्वाभाविक स्थिति का। प्रत्यक्ष विधि क्या कहलाए? जिसमें स्वाभाविक स्थिति का निर्माण हो। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? किसका? द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। ठीक है, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता के विकास। कौन सा उद्देश्य नहीं होगा भाषा शिक्षण का, द्वितीय भाषा शिक्षण का? कभी भी कंठस्थ करने पर बल मत देना आप लोग, रटने पर, कंठस्थ करने पर बल मत देना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अगला देखिए, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चॉम्स्की के अनुसार जो है भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चा भाषा सीखता है। किसके कारण? भाषा अर्जन क्षमता के कारण। ठीक, इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ
भिन्न व्यवहार या वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो आप बताइए कि भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य होगा आपका। तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य होगा कि समग्रतावादी आपको दृष्टिकोण अपनाना है। क्या? समग्रतावादी। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य है कि आप समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाएं, जिसमें सबको साथ लेके चलें, समग्र को आप जो है यहाँ पर बल दें। अगला देखिए, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाकी के 2 ऑप्शन आपके। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो यहाँ पर आप बताइए कि भाषा आपकी क्या है। तो भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। क्या होती है? नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है आपसे कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है आपका मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने को मुख्य उद्देश्य बताते हैं तो क्या होगा कि दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। दैट्स इट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। देखिए, एक सुहेल नाम का लड़का है, वो 1 साल पहले असम यानी कि असम से जो है पंजाब आया। ठीक है, अब वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां कर रहा। तो अब आप शिक्षक हैं तो आप किस तरह कथन को सही मानेंगे। ठीक है, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव, भाषा आपका जो है मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। आप कौन सा इसमें से बेस्ट ऑप्शन बताएंगे, बताइए। तो सुहेल को भाषा के प्रयोग के अधिकाधिक अवसर जब आप देंगे, जब उसको प्रोत्साहित देंगे, जब उसको पुनर्वरण देंगे, तो वो अपने आप उस भाषा को सीख जाएगा। तो उसको क्या करें, अपॉर्चुनिटी दें, अवसर दें उसको। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा का जो अर्जन होता है, याद रखिएगा, ये सहज होता है और स्वाभाविक रूप से होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 1 मिनट आप दीजिए, अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना या पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बातों में निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। बताइए कि जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण करवाएंगे तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। ठीक, तो जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर होंगे तो उसके लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो हैं और जो अन्य भाषिक सामग्री हैं, इनमें जो कही गई बातों के निहितार्थ हैं और जो सोच हैं और जो सरोकार हैं, इनकी पहचान करना ये आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप उच्च प्राथमिक स्तर पर अब हैं। ठीक, अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वोपरि उद्देश्य होता है कि निजी अनुभवों के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर आप बड़े हो चुके हैं, उच्च प्राथमिक स्तर में आप जो है प्राथमिक स्तर में पढ़कर आए हैं, तो यहाँ पर क्या है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सुनी, पढ़ी और समझी गई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन या किसी पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। सुनी, पढ़ी और समझी गई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने के लिए
क्या सहायक होगा? तो उसके लिए सबसे सहायक होगा कि सुनी, देखी और पढ़ी जो घटना है इसको अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, ये सबसे सही आपकी क्या होगी? सहायक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य, सराहना, सामाजिक, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक, राजनीतिक। आगे देखिए यहाँ पर भाषा, साहित्य, ऐतिहासिक, साहित्य बोध, सराहना बोध और ऐतिहासिक। तो इनमें से आप किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? बताइए कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक, राजनीतिक, ये आपका क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्वेश्चन है आपसे कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? ऑप्शन देखिए, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अच्छे साहित्य के प्रकाशक, लेखक, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो बताइए, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होगा? इनमें से आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ध्यान से देखिएगा, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और आपका भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो बताइए कौन सा यहाँ पर आप चयन करेंगे कि हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों को स्वयं से जोड़ने के अवसर दिए जाएं। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो जब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाएंगे तो इसका सर्वोपरि उद्देश्य है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अभिव्यक्त यानी कि अपनी बात को रखने का, ठीक है, समझाने का। अगला देखिए, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो क्या सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य कतई नहीं है। ठीक है, तो कतई जहर ऑप्शन है आपका। अगला देखिए, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। तो आपका जो भाषा है ना, ये सोचने और किसके लिए? महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन माना जाता है। किसका? सोचने का, महसूस करने का और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। आप सोच कर देखिए, अगर भाषा ही नहीं होगी तो आप सोच नहीं पाएंगे। आपके पास शब्द ही नहीं होंगे तो क्या सोचोगे आप? महसूस ही नहीं करोगे, चीज़ों से जुड़ोगे ही नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये अनुकरण पर बल देता है। किस पर? अनुकरण पर। अभ्यास पर ये बल देता है। किस पर? अभ्यास पर। ठीक, याद रखिएगा, अनुकरण पर बल देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। किस पर? प्राथमिक स्तर पर आपको भाषा का आकलन करना है, इसके लिए सबसे उचित तरीका बताइए। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। बताइए भाषा का आकलन आप कैसे करेंगे? तो भाषा का आकलन आप कैसे करेंगे? बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देंगे तो अपने आप उनकी भाषा का आकलन हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये तो। अगला देखिए, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। आगे देखिए अपने बाकी के 2 ऑप्शन को। अगला ऑप्शन है आपसे कि भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। भाषागत विविधता एक समस्या है। क्या भाषागत विविधता एक समस्या है? कतई नहीं। भाषागत विविधता एक समस्या नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक, अगला है आपसे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, भाषा की विभिन्न संरचना को यांत्रिक अभ्यास करना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो पहला तो उद्देश्य कभी नहीं कि कंठस्थ करना है ना, यांत्रिक अभ्यास करना भी नहीं है। ये जो आपका ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? देखिए, सबसे कम प्रभावशाली पूछा गया है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद उदायगी, परिचर्चा करना या फिर घटना वर्णन करना। इनमें से सबसे कम जो आपका मैं प्रभावशाली इनमें से मानूंगी प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, ये सबसे कम प्रभावशाली है। आप खुद सोचिए तो यही होगा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का, भाषा कक्षा का। तो बताइए कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका जो महत्व है वो आपका सर्वाधिक है। तो भाषा अर्जित करने के लिए हमारा समाज जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी समाज से हम भाषा अर्जित करते हैं। आप कभी भी एक ऐसा बच्चा देखना, अब मैं ऐसा बच्चा किसी का उदाहरण नहीं लूँगी, मैं अपना खुद का बता रही हूँ। मैं हमेशा से एक ऐसा बच्चा रही जो घुलने मिलने की कोशिश बहुत करती थी बचपन से ही, लेकिन मेरे घर वाले जो थे कभी भी मुझे मतलब आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे। कहते थे कि बस पढ़ो। एक ही उद्देश्य था, क्या था? पढ़ना, और कोई उद्देश्य नहीं था ऐसे लगता था। बाकी जितना भी घर का काम है वो सब करना। कभी भी मतलब मेरा इंटरेक्शन हो ही नहीं पाया किसी के साथ भी बचपन में। ऐसे करके मेरा 12th तो बीत गया, मैं 12th तक तो पहुंच गई। 12th के बाद फिर जब मैंने बीटेक किया वहाँ पर फिर मेरे तोते खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कहूँगी कि जब वहाँ पर हॉस्टल में रहे तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग मिले। चूँकि मेरा इंटरेक्शन जीरो था पहले से ही, किसी से बातचीत ना करना, किसी से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट ना होना, ना कोई फ्रेंड ना कुछ, तो यहाँ पर जाके मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो यहाँ पर ऐसा बच्चा जिसका भाषा विकास हुआ है, जो समाज में मतलब जिसका अपने घर से इस तरीके से माहौल रहा है कि जिसका इंटरेक्शन अच्छा खासा रहा है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं मेहनती बहुत थी, मैं मेहनत बहुत करती थी। ठीक है, लेकिन ये वाले जो बच्चे थे ना दूसरे तरीके के, ये मेरे से कम मेहनत करते थे और फिर भी बराबरी पे थे। तो ये यहाँ से आपने समझ लिया होगा कि किसी भी बच्चे का इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा, चीज अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं, चाहे फैमिली हो चाहे दोस्त हो, उसका भाषा विकास उतना ही अच्छा होता है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण साधन मैं मानूंगी तो मेरे लिए तो समाज ही है। आप कभी सोच के देखना कि आपके लिए क्या होगा। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन है आपसे कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो भाषा का आकलन अगर करना है, भाषा में आकलन, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, भाषा में आकलन यानी कि सीखने सिखाने के दौरान भी आपका ये चलता है। भाषा में आकलन अगर करना है तो ये सीखने सिखाने के दौरान ही आपका चलेगा। ठीक, अगला यहाँ पर देख लीजिए। अगला आपसे है भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? वाइगोत्स्की, अगर मैं वाइगोत्स्की बात करूँ तो ये आपके संरचनावादी रचनावादी और किस में आते हैं? निर्माणवादी या निर्मितवाद में आते हैं वाइगोत्स्की। और जो आपके प्याजेट है ये भी इसी में आते हैं, किसमें? रचनावाद, संरचनावाद। ठीक है, रचनावाद, संरचनावाद, निर्मितवाद, निर्माणवाद। ठीक, जो गेस्टाल्टवादी हैं वो संज्ञानवादी होते हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक जो बल दिया है आपका, इसको तो आप अपने जहन में बिठा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है।
वाइगोत्स्की बार बार परीक्षा में आता है। तो वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर बल दिया, या फिर परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या भाषा की पाठ्यपुस्तक पर। क्योंकि मैंने पहले ही ऑप्शन सही कर दिया, समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया है। वाइगोत्स्की को भूलना मत आप लोग। अगला यहाँ पर देखिए, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो बताइए, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? क्या आप इनका लिखित परीक्षा लेंगे तो आपको पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। परियोजना कार्य करवाना? बिल्कुल भी नहीं। किताब पढ़वाना? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन आप करें, इससे आप भाषा का आकलन कर सकते हैं। बच्चा भाषा को कितने सहज तरीके से बोल पा रहा है, क्या वहाँ पर गलती कर रहा है, उसको सुधार करिए, अवसर दीजिए बच्चे को। ठीक। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का जो आयोजन है वो क्या करता है? बताइए। ये बच्चों के भाषा जो आपके जो बच्चे हैं, बच्चों के भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। बच्चों में क्या करता है? रोचकता लाता है और जोश लाता है। ठीक। इससे क्या होता है? बच्चा भाषा सीखता है। किनसे? भाषाई खेलों से। ठीक। अगला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो किसी समावेशी कक्षा में जो आपके भाषा शिक्षण का सिद्धांत है जो अनुकूल होगा वो है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 36 क्वेश्चन देखिए। 36वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा की जटिल और जो समृद्ध संरचनाएं हैं इनका ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो बिल्कुल गलत है कि विरोधाभासी भाषा सीखते हैं। जो आपके प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी हैं इनके भाषा शिक्षण का कौन सा कथन सही होगा? बच्चे अपनी जो भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना है इनका ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कुछ इस तरीके से है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग आपके जो है भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। किसका हुआ है? भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधनों के रूप में कार्य करती है। आप सभी इस चीज़ को याद रखना कि आपका ऐसी कक्षा आपकी जहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है तो वहाँ पर यह एक आपके लिए जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। किसके रूप में? जटिल चुनौती के रूप में आपके सामने आती है। ठीक। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगला आपसे क्वेश्चन है कि बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा डैश कैसी होनी चाहिए? जुड़ाव, समरूपता, समरसता या अलगाव। तो बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा पड़ोस की भाषा में क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। क्या? समरूपता होनी चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए या फिर बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो बच्चों में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी होगा? तो बच्चों में समावेशी वातावरण निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। किसको? विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से या फिर हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक जो संबंध है वो किससे है? हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को
जानने से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो क्या है यहाँ पर, क्या आंसर सही होगा? भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, क्योंकि भाषा किसका माध्यम है? संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो ये आपका संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ठीक, याद रखिएगा। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? अभी अभी आपको पढ़ाया है, वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? देखिए, आपको यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, ऐसा ऑप्शन यहाँ पर टिक करना होगा। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन है आपसे स्वाध्यायशीलता का विकास, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास। तो यहाँ पर सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, ये आपका सही होगा। अगला देखिए यहाँ पर, अगला आपसे है, किसी भी भाषा का जो आपका अधिकार है, किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। तो किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? सोच के देखिए आप लोग, उसका अधिकाधिक प्रयोग करना। अगर आपको किसी भी भाषा पर अधिकार चाहिए, स्वामित्व चाहिए है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे हिंदी हो, तो अगर आप उसका प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उतना ज़्यादा आप उस भाषा पर अधिकार प्राप्त करेंगे। ठीक, जैसे इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंग्लिश को बोलना सीखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उतना प्रयोग करें। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, ये कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है। जब आप DLED कर रहे होंगे या BEd कर रहे होंगे तो आपने ज़रूर से पढ़ा होगा इसको। तो ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भाषा क्या है? जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। ठीक है, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो भाषा क्या होती है? भाषा जो है हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम संप्रेषण कर पाते हैं, अपने विचारों को, अपने भाव को व्यक्त कर पाते हैं। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपसे कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करने का जो, सुनिए, अब आप कह सकते हैं उद्देश्य कह सकते हैं, या फिर ये सुनिश्चित क्या करेगा कि बच्चे जो है प्रमाणित लेख, समाचार आदि इन पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, या फिर बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। सुलेखा, ये मेरे भी क्लासमेट का नाम था जब मैं 6th क्लास में थी, तो वो भी अच्छे से बातचीत करती थी। अब वही यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि सुलेखा जो है बातचीत करती है, इसका उद्देश्य क्या होगा? मतलब यहाँ पर वो क्या कर रही है, बताइए आप लोग। 49 का, तो यहाँ पर बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए वो परिवेश दे रही है। ठीक, क्या कर रही है? सुलेखा बच्चों के साथ बातचीत करती है, तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अब ये सुमन आ गई। सुमन बचपन से ही अपने जो है गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, या फिर भाषा में पिछड़ेपन का। तो ये किसका उदाहरण होगा? उसके भाषा अर्जन का, क्योंकि जिस परिवेश में वो है उसी परिवेश को वो बोल रही है, उसी को उसने सीखा है, तो ये भाषा अर्जन का उदाहरण है।
अगर आपके पेरेंट्स जो है अंग्रेजी बोलते होंगे तो ये जनरल सी बात है, आप भी अंग्रेजी ही बोलेंगे, है ना। एक ऐसा परिवार है जहाँ पर आपका पूरा परिवार अंग्रेजी बोलता है। अब पूरे परिवार में आजकल तो सिर्फ माता ही पिता आते हैं, ठीक है, तो माता पिता अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसमें बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है, तो ये भाषा अर्जन का आपका क्या होता है, उदाहरण होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों को अलंकारित भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो देखिए बाध्य करने का तो कोई ऐसा होता नहीं है कुछ भी। शिक्षक की स्वयं की जो भाषा प्रयोग है इसकी कुशलता बच्चों में भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रदर्शित करती है, प्रस्तुत करती है, क्योंकि जितनी अच्छी भाषा आपके टीचर की होगी बच्चा भी कोशिश करेगा, बिल्कुल कोशिश करेगा कि ऐसी भाषा मेरी भी होए, ठीक है। हर एक बच्चा जो है उसको फिर आदर्श मानता है अपना, उसी रूप में फिर वो उसी की भांति जो है वो व्यवहार करता है, ठीक। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो यहाँ पर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। क्या है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपसे कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, ये सभी। चूंकि भाषा की बात हो रही है तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। चूंकि भाषा की बात हो रही है तो विज्ञान और संस्कृति तो ये तो बात की बात है, पहले साहित्य होना चाहिए, ठीक है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों की त्रुटियां, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को पहले आप भाषा का अवसर उपलब्ध करवाएं, है ना। अगला यहाँ पर देखिए, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो 55 का आंसर करिए, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सी रॉकेट साइंस चलानी है बताइए, तो कोई सी रॉकेट साइंस नहीं चलानी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक होनी चाहिए, साधन है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या है, एक साधन है। क्या है, साधन है आपका, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये संभव ही नहीं है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य कोई भी काम करता है तो त्रुटियां होती हैं, उन्हीं त्रुटियों से सीखता है इंसान, ठीक है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहन करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा, बताइए आप लोग। तो आपके भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं के शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। बहुभाषी कक्षा या बहुभाषा से सीटेट की परीक्षा में हमेशा प्रश्न बनता है, इसके बिना सीटेट का पेपर बनता ही नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि बहुभाषा कक्षा जो है इसमें क्या होना चाहिए, बहुभाषा अगर है तो उसको आपको सम्मान करना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी बच्चों की अपनी अपनी भाषा बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, चाहे वो कोई सी भी भाषा बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भाषा का प्रमुख प्रकार है लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना या फिर संप्रेषण करना। तो भाषा का प्रमुख जो प्रकार होगा, आप खुद बताइए कि इनमें से क्या होगा, संप्रेषण करना। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेट करना, ओके। अगला देखिए, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। क्या, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है, पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला।
तो भाषा के लिए आपका जो भाषा है शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ ये होता है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, जो मैंने अभी आपको समझाया कि सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ज़रूरी है परिवार के सदस्यों के साथ। अगर परिवार में दादा दादी हैं तो ऐसे बच्चे जिनके परिवार में दादा दादी हैं उनका भाषिक विकास भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको और ज़्यादा अवसर मिल जाते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि जो ज्वाइंट फैमिली में बच्चा होता है उसका भाषिक विकास और ज़्यादा अच्छा मजबूत होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा अवसर मिलते हैं इंटरेक्शन के। ठीक, अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को डैश, यहाँ पर देखते हैं क्या है, बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि का जो है आपकी पहचान करवाना। तो बताइए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं क्या करें, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत हों। क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक आपके जो स्तर है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पर अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए, अगला आपसे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अगला आपसे है, तो क्वेश्चन देखिए आप, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है। यहाँ पर शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण जो आपका उपयोग है वो कौन सा होगा। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो यहाँ पर बताइए कि शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग आप कौन सा बताएंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, ऑप्शन को एक बार पढ़िए तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, किसी शब्द का अर्थ जानना, ये तो आपका जो है एक महत्वपूर्ण उपयोग मैं कह सकती हूँ। किसी शब्द का समानार्थी जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, पर अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, इसमें आपको जो है मतलब सबसे कम उपयोग होगा। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, क्योंकि भाषा से भिन्न विषय में भी तो वो भाषा ही, जैसे साइंस अगर वो सीख रहे हैं तो साइंस में भी तो भाषा ही है आपकी, है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं। खेल क्या देते हैं, भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक, खेल के माध्यम से बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ से भाषा को विस्तार मिलता है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला आपसे क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, या फिर अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो भाषा शिक्षण में बालकों में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आप कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण आप क्या मानेंगे, तो सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से क्या होगा, बताइए आप लोग। इनमें से आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। आप क्या ऑप्शन यहाँ पर बताएंगे कि प्रश्नों के उत्तर पूछना, इसको आप सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे। किसी विषय पर चर्चा करना, बातों को ध्यान से सुनना, अपनी जो बात है उसको कहने का पूरा मौका देना, इसको आप सबसे कम महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि मौखिक कौशल का यहाँ पर विस्तार करना है, किसका, मौखिक कौशल का। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये तो देखिए गलत है। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे से अप्रभावित नहीं होते हैं। इनमें से बताइए कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा आपका कथन सही है। तो आपका
भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते। कौन सा होगा आपका यहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ठीक है, भाषा विकास क्या है? व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो बताइए भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही यहाँ पर नहीं होगा? तो यहाँ पर पहला बिल्कुल सही नहीं है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला आपसे क्या है? अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के आलंकारिक रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो बताइए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषाई शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। किसकी? भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना। अगला देखिए, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी आपकी प्रयुक्तियों में विद्यार्थियों को परिचय कराया जाना चाहिए, क्योंकि इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? बताइए, आपसे ये कहा गया है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जो प्रयुक्तियाँ हैं उनसे विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है विभिन्न भाषाई उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम या फिर शब्दों की व्युत्पत्ति। तो यहाँ क्या करेक्ट होगा? विशिष्ट भाषा प्रयोग। क्या है? विशिष्ट भाषा प्रयोग। ठीक, याद रखिएगा। अगला है आपसे कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली। तो ये तीन तो देखिए हैं। अभिक्रमित अनुदेशन ये कोई भाषा शिक्षण की पद्धति आपकी नहीं होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगला है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार जो है आपका गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की अपेक्षा करके। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, क्योंकि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। किससे? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगला है आपसे कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? 15, 25, 18 या 22। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? याद रखिएगा 18 बोलियाँ हैं। कितनी? 18। अगला है आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो देखिए भारत के अलावा आपके मॉरिशस में होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मॉरिशस में। अगला आपसे है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। भाषा प्रयोग के अवसर आपके क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 77। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रात्मक क्षमता का विकास करना। तो बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता यही है, बच्चों में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, याद रखिएगा, रचनात्मकता का अन्य नाम मौलिकता भी होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपसे। अगला क्वेश्चन है आपसे कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तो ये गलत ही है बिल्कुल भी। 78 का लास्ट आप कह सकते हैं भाषा नियमबद्ध होती है। कैसी? नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन, और ये क्या लिखा हुआ है मैं इसको एक बार बता दी, शाइन बोर्ड लिखा है। ठीक है, साइन है, साइन नहीं है, शाइन बोर्ड। तो बताइए कि हमारे जो आपकी भाषा हमारे परिवेश में एक बिखरी मिलती है। ठीक है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू होता है? आपका भाषा प्रयोगशाला पर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। एक से अधिक भाषाओं की शिक्षण सामग्री है, एक समस्या है, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो भाषा शिक्षण का जो बहुभाषिक संदर्भ है, तो ये आपका किस ओर संकेत करता है? ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो ये आपका बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81वां देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने,
अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना। तो हिंदी भाषा शिक्षण का एक जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? भाषा का ज्ञान देना। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनवाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव एवं विचार बताने में उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आप भाषा शिक्षक हैं तो आप सिर्फ यही काम करेंगे जो सबसे बेस्ट है इनमें से, कि बच्चों को उनके अपने अनुभव और विचारों को बताने के लिए आप क्या करेंगे? उनको उत्सुकता जगाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे उनको, है ना। अगला देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना, ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त जो है उपचार करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप एक भाषा शिक्षक हैं, भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व होगा? बताइए, यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर तो बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, ये तो आपकी देखिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहला आपका दायित्व होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना, ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य आप संपादित करें। अब आपको ये समझना होगा कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, उसी तरीके को आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। व्यवहारिक चीज़ों से जल्दी सीखते हैं तो व्यवहारिक चीज़ों से उदाहरण देके आप सिखाएं। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते उपयुक्त उपचार करना, बच्चे कहाँ त्रुटियां कर रहे हैं इनका उपचार करना, है ना। तो उपयुक्त सभी ये आपके दायित्व होंगे आगे चल के। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपसे, बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार है? पावलोव का, चॉम्स्की का, स्किनर का, वाइगोत्स्की का। तो बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करते हैं, ये कथन आपका, ये विचार जो है किसका है? वाइगोत्स्की का है, याद रखिएगा, वाइगोत्स्की का है। ठीक है, अगला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है साहित्यिक विधाओं से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना, क्योंकि आप उच्च प्राथमिक में आ गए अब, है ना। ये प्राथमिक में आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उच्च प्राथमिक में तो ये उद्देश्य होना चाहिए अब, है ना। आगे देखिए 86वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने के लायक है। यही ऑप्शन बचता है बस आपके पास। अगला देखिए यहाँ पर, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए हैं अधिकतर चूहे व बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, खरगोश व मेमने पर, कुत्ते और सियारों पर। तो मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी जो प्रयोग हुए हैं वो अधिकतर चिंपैंजी और वानरों पर हुए हैं। किस पर? चिंपैंजी पर और वानरों पर हुए। चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? आपके अभी सुल्तान, जो आपको मैं बार बार बोलती रहती हूँ, सुल्तान की भांति व्यवहार कर कोहलर ने किया था। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन करना है लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से, उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से नहीं। तो आपकी जो भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन है वो आप लिखित और मौखिक दोनों से ही कर सकते हैं, माध्यम से कर सकते हैं। अगला देखिए, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है। गलत है ये तो पहले। ठीक है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, ये तो बिल्कुल मैं कहूँगी कतई जहर ऑप्शन है। ठीक, अगला देखिए, उपरोक्त में से तीनों सही हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो ऑलरेडी हम गलती कर चुके। ले देखिए, एक बचता है। भाषा का जो विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा ही। हमारे विचार को कौन रूप देता है? भाषा ही तो देगी ना, नहीं तो विचार धरे के धरे रह जाएंगे, है ना। अगला देखिए, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है, पूर्णतया असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतया सत्य है। तो लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं? लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। देखिए, इतना आपको कुछ सीखना नहीं है, आपको खाली इतना सीखना है, ध्वनियों के जो प्रतीक हैं वो क्या हैं? अक्षर हैं, दैट्स इट। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर व सार्वभौमिक होता है। ये कथन कैसा है भाई? ये पूर्णतया सत्य है, इसमें कोई एलियन वाली बात नहीं कही गई है। अगला देखिए, यहाँ पर इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क है, ध्वनि का फ़र्क है। अब सोचिए आप, ध्वनि का फ़र्क है, कुत्ता भौं भौं करता है और हम लोग क्या करते हैं? कुछ और ही कर लेते हैं हम तो।
मतलब जानवर भौं भौं करेगा कुत्ता, लेकिन इंसान भौं भौं भी करता है, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ आवाज़ भी निकाल सकता है, कोई भी। सुरों का फ़र्क है, इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जबकि जानवरों की भाषा नहीं होती। अब देखिए तीसरे ऑप्शन है तो मुझे इतना विवश कर दिया है कि मैं अगला ऑप्शन पढ़ने के लायक ही नहीं रह गई, तो ये सी ही मैं टिक कर दूंगी भाई, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, अगला है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। कौन सा नहीं है, इस नहीं को अपने माइंड में फिट बिठा लो भाई कि कौन सा नहीं है, ये देखना है आपको। बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, बच्चों का सामूहिक आकलन, बच्चों द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। तो बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सबसे सही तरीका इनमें से कौन सा नहीं है, वो है आपका पेपर पेंसिल आकलन। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अपनी मंजिल के करीब हैं, जब हम आज अपने 100 क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं, 10 और बचे हैं, थोड़ा सा और आपका समय लूँगी मैं, उसके बाद फिर बल्ले बल्ले टाटा बाय करना आप लोग, और अपना जो भी काम करना वो करना। ठीक, देखिए किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्धोच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिपि। तो किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो बोलने के कौशल का विकास आपका जो है उच्चारण से तो है, कविता पाठ से, सस्वर वाचन से, प्रतिलिपि से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? किस कौशल का? लेखन का, वाचन का, श्रवण का, उच्चारण का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास होना चाहिए, बताइए। देखिए भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका श्रवण कौशल। ध्यान से सुनिएगा, ये पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रवण कौशल। दूसरा आपका कौशल कौन सा है? मौखिक, आपकी जो है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। तीसरा है आपका पठन कौशल, पठन कौशल, पठन कौशल, याद रखिएगा। ठीक है, और चौथा जो है आपका लेखन कौशल है, लेखन कौशल। सबसे पहला आपका आता है श्रवण कौशल। ठीक, याद रखिएगा, पहले सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है? व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। अर्थ ग्रहण करना है आपको, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मौन वाचन, जब आप किसी चीज़ का अर्थ जो है समझते हैं तो उसके लिए आप मौन वाचन करना चाहिए आपको, है ना। जैसे लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं? मौन वाचन करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं वहाँ पर हमारा। ठीक, अगला देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपर्युक्त विधि। तो याद रखिएगा कि हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधि है वो आपकी अनुकरण विधि भी है और आपकी आगमन निगमन विधि भी है, भाषा प्रयोगशाला उपयुक्त सभी। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमसे कुछ इस तरीके से है। भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ, ससर्ग, उपागम, रचना, शिक्षण, उपागम। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ, ससर्ग, उपागम और आपका रचना, शिक्षण, उपागम सही होगा। ठीक है, तो पाठ संसर्ग लिखा है, ठीक है, संसर्ग उपागम ये दोनों ही आपके सही होंगे, सी ऑप्शन सही है। शिक्षण कौशल का जो आपका उपयोग है किया जाता है, शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण कौशल का जो उपयोग है ये कहाँ किया जाता है? कक्षा के अंदर भी और बाहर भी। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो भाषा शिक्षण का आदर्श जो वातावरण होगा वो आप आराम से कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ठीक, वो अभिव्यक्त कर पाए अपनी चीज़ों को। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसको कट कर लीजिएगा। देखिए 99 आपका जो है ये 98 और 99वां रिपीट है क्वेश्चन, देखिए डिट्टो आपका वही है ना। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला है कि निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है, अनत्याक्षरी, अनुलेख, आधाक्षरी या फिर आपका कविता पाठ। इनमें से भाषिक सहवर्ती क्रिया कौन सी नहीं है? ध्यान से देखिए, इनमें से भाषिक सहवर्ती क्रिया आपकी अनुलेख नहीं है, अनत्याक्षरी यानी कि अंताक्षरी जो बोलते हैं अक्षर, और आधाक्षरी और आपके जो हैं कौन सी, ये कविता पाठ, ये सभी के सभी आपके भाषा सहवर्ती क्रिया में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति से भरपूर अवसर, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, अध्यापक का एकालाप और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तीसरी बार ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये शायद ये बार बार पूछा गया है इसीलिए। ये देखिए हरियाणा टेट की फर्स्ट पेपर में आया है, एक बार मैं दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसीलिए इतनी बार है। हरियाणा टेट सेकंड पेपर में आया है ये, ठीक है। और यहाँ पर फिर चलिए
उत्तराखंड टेट फर्स्ट पेपर में आया है ये, तो यहाँ पर कोई मजाक नहीं है, ये देखिए बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि भरपूर अवसर देने चाहिए। ठीक, तो ये रही आपके हिंदी की 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एक से एक इसलिए मैंने नहीं माने क्योंकि ये रिपीट हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी ये पूरी रही है, और मैं आशा करती हूँ कि इस प्रैक्टिस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा जो आपके एग्जाम में काम आएगा। और बाकी नेक्स्ट क्लासेस पर बने रहिए, स्क्रैच कोर्स से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।